वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट लॉ। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन के रेट पे आपका कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ठीक है, कंसंट्रेशन के। इसको समझना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या होता है जरा समझिएगा। सबसे पहला ये कि ये जो है ना ये थियोरेटिकल लॉ है, ये थियोरेटिकल लॉ है, ये मतलब थियोरेटिकली दिया गया था। तो आप कह सकते हैं एक लाइन कि इट इज थियोरेटिकल लॉ, इट इज अ थियोरेटिकल लॉ मतलब थ्योरी बतलाया गया था इसके बारे में, ऐसा कोई करके मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है। तो प्रूफ नहीं किया गया है और ये बतलाता क्या है, ये बतलाता है आपका, ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक मैट्रिक नहीं है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्री ऑफ इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके स्टोइचियोमेट्री पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन दिया हुआ है और वो क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इसका ए मोल और इसका कितना है, बी मोल। तो इसके हिसाब से जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये बोल रहा है कि ये जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए के और ए के पावर किसके, इसके स्टोइचियोमेट्री, ये स्टोइचियोमेट्री के इक्वेशन। अब ये स्टोइचियोमेट्री आया कहाँ, इक्वेशन से। तो जो इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे ए मोल है तो वो ए, और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू के और ये क्या है आपका ए। इसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं, रेट लॉ। कब कहेंगे, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्चुअली जो है वो मोल जो है, ये जो पावर है वो मोल नहीं होता है, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमारा रेट लॉ लाया गया, रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ जो लाया गया वो क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मास एक्शन बोल रहा है कि रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के है। किसके कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम लोग लिख के डिफाइन किए, ठीक है। बट यहां पे कह सकते हैं, बट यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां कह सकते हैं कि बट इसमें बोला गया कि क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ में बोला गया depends on the concentration term, शॉर्ट में लिख दिए हैं, concentration term on which the rate of रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, ठीक है, एक्चुअली डिपेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल है। तो ये क्या है, ये जो आपका जो रेट लॉ निकालते हैं ना वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ठीक है। और वो क्या ऑब्जर्व किए
कि जो टर्म है, जो आपका जो रेट है, इसी के लिए हम लोग लिखते हैं जो रेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए का पावर क्या, अल्फा। ए की जगह पर क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। मतलब वो उसके स्टोइचोमेट्रिक जो रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक जो रेशियो है उस पर डिपेंड ना करके वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा, एक टर्म है अल्फा। और तब यहाँ से जो रिएक्शन आया वो क्या आया, रेट जो आया वो आर इक्वल टू के ए का पावर क्या है, अल्फा। समझ में आया। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन है, समझने के लिए इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लगभग ऑलमोस्ट बहुत जगह से आप लोग बुक वगैरह से भी आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। मेन जो चीज है इसमें अब वो आएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरे इक्वेशन का। कोई रिएक्शन है, कोई जो रिएक्शन है वो ए है और इसमें क्या है, बी है, और क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। अब सीधा हम लोग प्रोडक्ट इसलिए लिख दिए क्योंकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना हो, रेट लॉ लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, के और ए का पावर अल्फा और बी का पावर क्या हो जाएगा, बीटा। अगर यही रिएक्शन है, कोई दूसरा रिएक्शन हमारा, मान लीजिए कोई दूसरा रिएक्शन है, इसमें आपका क्या कह रहा है, ए का ए है, यहाँ पे कैपिटल कर दीजिए, बी का बी है और सी का सी है, और फिर क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो इसका जो रेट लॉ इक्वेशन लिखने के लिए कहेगा तो वो क्या कहेंगे, के ए का पावर अल्फा, बी का पावर आपका बीटा और सी का पावर क्या कर देंगे, गामा कर देंगे। समझ में आया। यहाँ तो ये जो है वो क्या है, आपका रेट है, ये समझ में आ गया। ये जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अब किसके अंदर कांस्टेंट है, तो रेट का, तो इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। और ये तीनों जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। और जब कंसंट्रेशन है मतलब क्या है आपका, मोलैरिटी है। क्या है आपका, मोलैरिटी है। चलिए, तब है कि हम लोग कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और देखेंगे कि क्या है। अब यहां पे एक टर्म आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या डिफाइन करेंगे, तो यहाँ जो समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग जो अभी डेफिनेशन लिखे वही यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिपेंड्स। हम लोग लिखे हैं तो यही है। अगर यहाँ पे अगर बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका, हम बोले कि क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए, तब हम लोग कुछ रिएक्शंस का रेट लॉ इक्वेशन देते हैं और उसमें देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमको फाइंड करना है वो कैसे करना है। उसके पहले चलिए, उसको पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग के बारे में चर्चा करेंगे, ये रेट कांस्टेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक इक्वेशन दिया है आपका एक रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है के, और ए का पावर यहाँ पे 0 और बी का पावर भी क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। बी का पावर दिया हुआ है 0। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 काहे कि अल्फा अब प्लस बीटा होता है, तो 0 प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपका जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर दिया रहे, रेट लॉ इक्वेशन अगर दिया रहे आपको, R इज इक्वल टू के और ए का पावर 1 और बी का पावर क्या कर दे, 0 कर दे, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ये दोनों सिलेबस में है ही आपको पढ़ना। तब है कि जो तीसरा की अगर हम लोग बात करें कि इस तरह से दिया हुआ है आपका R इज इक्वल टू के, ए का पावर भी 1 और बी का पावर भी क्या है, 1। मतलब इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2। तो कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब आपको निकालना है तो आप सीधा इनके पावर को सम कर दीजिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो फिक्स है, हर साल पूछा जाता है, पूछा जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं के की, ठीक है, के की बात करते हैं। चलिए,
के जो है आपका वो क्या हम लोग बोल रहे थे, रेट कांस्टेंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, रेट कांस्टेंट बोल रहे थे, ठीक है, रेट कांस्टेंट बोल रहे थे। चलिए अब इसका कुछ कुछ विशेषता है। तो पहला जो इसका विशेषता है कि रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या है, रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ए और प्लस बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, मान लेते हैं K1 है। और आपका यही सी से क्या बन रहा है, आपका ए और प्लस क्या बन रहा है, बी बन रहा है। इसका जो है वो K2 है। और K1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, K2 होगा। K1 नॉट इक्वल टू K2 होगा। मतलब आपको लग रहा है कि सर तो सेम ही तो रिएक्शन है, ये क्या है आपका रिवर्स है, तो खाली माइनस साइन देके कर दे क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जहाँ एसोसिएशन रिएक्शन है ये क्या कहलाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन। मतलब ये आप पढ़ते थे 9th-10th में पढ़ते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एसोसिएशन बोलिए या कॉम्बिनेशन बोलिए, इसको डिसोसिएशन बोलिए, या इसको क्या कर सकते थे हम लोग, टूटना, बड़ा कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से भी टूट रहा है। बायोलॉजी में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे, डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया। तो दूसरा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कि के नॉट डिपेंड्स, क्या करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर एक रिएक्शन ए प्लस बी और आपका क्या है सी, इसका हम लोग कितना लिए, 1 मोल लिए, कितना लिए, 1 मोल, इसका भी कितना लिए, 1 मोल, और आप रिएक्शन शुरू किए, ठीक है, तो इसका जो के क्या था, K1 था। और दूसरा बार यही रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बार करवा रहे हैं। कितनी बार करवा रहे हैं, दूसरी बार करवा रहे हैं। तब जो हमारा है इसको क्या ले लिए, 10 मोल ले लिए, और इसका भी क्या ले लिए, 10 मोल ले लिए। इस कंडीशन में भी आपका जो K1 रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब जो रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, K1 ही रहेगा। मतलब समझे, इन दोनों रिएक्शन का क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। मतलब इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितना के साथ स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। समझने के लिए जैसे मान लेते हैं आप चाय बनाने जा रहे हो, आप 1 कप चाय बनाने जा रहे हो या 4 कप चाय बनाने जा रहे हो, उसके प्रोसेस में कोई खास अंतर नहीं है। आप जिस तरह से आप जाएंगे, चूल्हा मतलब क्या है, स्टोव ऑन करेंगे या जो भी हो, गैस चूल्हा ऑन करेंगे, डालेंगे चायपत्ती, चीनी का जो रेशियो रहेगा 1 कप का, वही रेशियो आपका 10 कप का भी रहेगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 कप चाय बना रहे हैं तो हम लोग चीनी चायपत्ती डालते हैं, और 10 कप बनाएंगे तो उसमें नमक और मलाई डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तब जो तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तीसरा जो है कि आपका जो K है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और इसके बारे में कौन बताएंगे, आर्हेनियस साहब बताएंगे। कौन बताएंगे, आर्हेनियस साहब बताएंगे अपने इक्वेशन में, आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे बस हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, वो a e⁻−EA/RT, और यही टेम्परेचर का यहाँ पे फंक्शन हो गया है। तो K जो डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, ये है आपका रेट कांस्टेंट, ये है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, ये e⁻, वो तो e का बेस है, आप समझ रहे हैं। ये जो EA है ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है आपका टेम्परेचर। और बीच में जो ये है ये क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। ये सब के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी हमको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है, उसको डिराइव भी करना है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे हम लोग जान ले कि जो K हो गया ना हमारा, वो क्या हो गया, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। और लास्ट में हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि जो K है हमारा वो किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। तब है इसके यूनिट्स के बारे में। इसका यूनिट्स अगर हम लोग देखें यूनिट्स, तो क्या होगा यूनिट्स। इसका यूनिट हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग। समझिएगा, हम लोग अब ध्यान देते हैं, अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। 3-4 हम लोग यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए अगर हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन है और हमारा क्या है, ये
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हमारा क्या है, ये जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल रिएक्शन। अब मतलब nth ऑर्डर कर दीजिए, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या है, जनरलाइज फॉर्म ले लेंगे। तो हमको कोई भी ऑर्डर का पूछेगा तो हम बना सकते हैं। अब है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपका जो रेट लॉ लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा, ए एक जीरो, ठीक है। एक इक्वेशन ले लीजिए ना, एक रिएक्शन है आपका, जो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो इसी तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो किसी का पावर जीरो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन। मतलब रेट का वही, के का वही यूनिट हो जाएगा जो आर का होता है। तो अब बताइए, जो के इक्वल टू हम लोग क्या लिख दी, आर। अब रेट का यूनिट हमको पता नहीं, मान लेते हैं, तो रेट को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या है, टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के टर्म में है तो माइनस है, तो माइनस यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को यूनिट निकालना है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, अब देखिए कंसंट्रेशन चेंज मतलब कुछ कंसंट्रेशन में से कुछ कंसंट्रेशन गया तो बचा क्या, पैसा ही ना, मतलब कंसंट्रेशन ही ना। मतलब अगर 10 रुपया में से 2 रुपया गया तो 8 रुपया, 8 जो बचा वो क्या है, रुपया ही है ना। ऐसा नहीं ना है कि 10 रुपया में से जो है ना हम लोग 2 रुपया माइनस कर दिए तो यहाँ पे 4 घोड़ा बच गया, 4 घोड़ा, ऐसा नहीं है ना। मतलब अगर रुपया में से रुपया जाएगा तो रुपया ही बचेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर इसका यूनिट बोले हम लोग तो क्या होगा आपका, सॉरी इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ये कौन सा टर्म था, मोलैरिटी था, क्या था, मोलैरिटी था, ठीक है। तब है टाइम, चेंज इन टाइम, तो इसका क्या है, टाइम। तो मतलब कह सकते हैं कि के का जो यूनिट हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब देखिए टाइम इनवर्स हम इसलिए लिखे हैं कि इस चैप्टर में आप टाइम का कोई जरूरी नहीं है कि एसआई यूनिट में ही लिखिए। अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, मिनट में दिया हुआ तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप न्यूमेरिकल जो बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि टाइम को आपको अगर मिनट में दिया हुआ है तो सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर आंसर मिनट में दिया हुआ है तो आप मिनट में भी आंसर लेके आ सकते हैं। समझ में आया? तो हम इसलिए यहाँ पर टाइम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आपका सेकंड है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, टाइम मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। इसमें आ जाइए, अगर इसकी बात करें तो आपका जो आर होगा वो ऐसा लिखाएगा, के और ए का पावर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तब यहाँ पे मतलब अगर के की बात करें, के इक्वल टू तो आर बाई ए हो जाएगा। ए क्या है, अब 1 का तो कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन। अभी रेट का जो अभी जो यूनिट था वो क्या था आपका, मोल लीटर इनवर्स और क्या था, टाइम इनवर्स अपॉन, अब नीचे में क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये मोल से मोल कट गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया, बचा क्या आपका, टाइम इनवर्स। मतलब अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। मतलब इसको कह सकते हैं या तो सेकंड इनवर्स कहिए या कहिए आप मिनट इनवर्स कहिए। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब आ जाइए सेकंड वाले में, इसमें आ जाइए। सेकंड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, के और ए का पावर यहाँ क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 दिया हुआ रहेगा। तब जो आपका के है वो क्या हो जाएगा, आर बटा ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब आर का जो है यूनिट मोल लीटर इनवर्स और क्या है, टाइम इनवर्स, ठीक है, अपॉन ये क्या है, मोल लीटर इनवर्स का पावर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया? अब देखिए ऊपर में 1 मोल लीटर इनवर्स, एक ही है ना, इसमें 2 है, तो ये पूरे से ये पूरा कट गया, 1 बच गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि के का जो यूनिट हो जाएगा, ऊपर में टाइम इनवर्स है, ये पहले लिखिए ऐसे, टाइम इनवर्स अपॉन मोल और लीटर इनवर्स, ये बच गया। तब आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिखाई देगा ना, ठीक है, दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख देते हैं। आपका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, टाइम इनवर्स। मतलब अगर बात करें
के यूनिट की किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल यूनिवर्स लीटर टाइम। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, के का लिखते हैं मोल, लीटर और टाइम लिख दीजिए। देखिए टाइम का तो यहाँ भी टाइम इनवर्स, टाइम का यहाँ भी टाइम इनवर्स, टाइम का यहाँ भी टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर क्या हुआ यहाँ पे 0। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स जो बचा ना, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, मोल 0, लीटर 0 और टाइम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 1 था, 0 हो गया, 1 से 0 हो गया, और 0 से क्या बढ़े आप, 1 बढ़े, 1 से 0 हो गया, तब कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मोल, और क्या हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब सॉरी 1 माइनस क्या करेंगे n, और n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जब 0 ऑर्डर था तो कितना था, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 0, तो m मोल का पावर 1। जब फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो इसका वैल्यू 1 1 1 0 हो गया तो पावर 0। सेकेंड ऑर्डर हुआ तो ये हो गया -2 में से 1 गया तो -1। और अगर लीटर की बात करें, लीटर की बात करें तो उसका पावर क्या हो जाएगा, n-1, और ये टाइम तो इनवर्स रहेगा ही रहेगा। याद कर लीजिए इस जनरल फॉर्मूले को, यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर का जो है ना, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बोर्ड खत्म है, उधर दीवार दिखेगा इसलिए हम घसका नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है, तब है कि आप इस फॉर्मूले को अगर याद कर लिए तो आपके बोर्ड में, इवन आपके बोर्ड की बात बता रहे हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी पूछा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका के का यूनिट क्या होगा। ऐसा बिहार बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। इस जनरल फॉर्मूले को याद रखिए, आसान है याद करना। आप यहाँ से भी अगर इस तरह समझ रहे हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तब है अगले क्लास में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और रेट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया, थैंक यू।